हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुटेरिया। दिस इज उज्जवल हेयर। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं जो हमारा 71st बीपीएससी मेंस का जो एक सिलेबस जो एक्सप्लेनेशन है पॉलिटी सेक्शन का, कि पॉलिटी में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, पॉलिटी में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स होते हैं जहां से मेंस में अक्सर सवाल आपसे पूछा जाता है। तो उसका एक एनालिसिस लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। अभी जो हमारा मेंस का जो प्रोग्राम है जो कि 71st बीपीएससी के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है, वहां पर मैं आपको पॉलिटी की क्लासेस मैं प्रोवाइड कराऊंगा इंग्लिश मीडियम में। ठीक है। तो आज का जो सेशन है इसका जो मेन मकसद रहेगा कि जो पॉलिटी का जो बीपीएससी मेंस में कितना उसका अहमियत कितना है, उसमें क्वेश्चंस के जो किस प्रकार का क्वेश्चन है उसे पूछा जाता है, नेचर क्या होता है, प्लस शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, उसका कंटेंट कैसा होना चाहिए। तो इन सारी चीजों पे आज की क्लास में हम लोग जो है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आप देखिए कि यहां पर जो अगर आप बीपीएससी की मेंस की बात करते हैं तो जो पॉलिटी का जो सेक्शन है वह आपके जीएस पेपर 2 का पार्ट होता है। जो पॉलिटी है, जो पॉलिटी का जो सेक्शन है यह आपके जीएस पेपर 2 का पार्ट होता है। जीएस पेपर 2 का पार्ट होता है। और जीएस पेपर 2 का जो पार्ट ए है, जो पार्ट ए है, यहां पर आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बेसिकली अगर आप देखिएगा तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है यह होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। और इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि 5 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे। और इसका जो टोटल जो मार्क्स होता है वो 38 मार्क्स का होता है। ठीक है, 38 मार्क्स। कुछ क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स के होते हैं और बाकी 7 मार्क्स के होते हैं। तो ऐसे करके आप देखिए तो जो 5 क्वेश्चन होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये आपके 38 मार्क्स के होते हैं और ये कंपलसरी होता है। ठीक है, ये क्या है, ये आपको कंपलसरी करना ही होता है। ठीक है, कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई भी आपको ऑप्शन ये सब नहीं दिया जाता है। इसके अलावा आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। और ये कितने नंबर का होता है, तो ये भी 38 नंबर का, यानी कि 38 मार्क्स का 2 आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको ऑप्शन भी दिया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 ऐसे क्वेश्चंस होंगे, उसमें से किसी एक को आपको आंसर करना होगा। तो ये आप देखिए तो पॉलिटी का जो सेगमेंट है मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको मालूम है कि अगर आप प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में एज सच पॉलिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। जैसे कि अगर अभी जो रिसेंट एग्जाम प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ उसमें 13-14 क्वेश्चन जो है पॉलिटी से पूछे गए थे। लेकिन मेंस का क्या है कि मेंस का जो जीएस पेपर 2 का जो पहला सेक्शन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है ये पॉलिटी का है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं, अगर आप इसमें अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जीएस पेपर 2 में अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूं, हालांकि यहां पर जो क्वेश्चंस है इसको मैं डिस्कस भी करवाऊंगा कि इसका आंसर जो है किस तरीके से लिखना चाहिए। तो जैसे कि सेक्शन 1 है, इसमें आप देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। ठीक है, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे कि अगर मार्क्स की बात की जाए तो पहला 8 नंबर का है, दूसरा 8 नंबर का है, तीसरा 8 नंबर का है, चौथा 7 नंबर का है और ये 7 नंबर का है। अगर सभी को आप जोड़ेंगे तो 38 मार्क्स का टोटल हो जाता है। तो इसमें आपको देखिए 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं, ए बी सी डी और ई। 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं और इसको आपको लिखना एग्जाम में लिखना रहेगा और ये कंपलसरी रहेगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पे हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद में आते हैं, इसको डिस्कस करवाएंगे। प्लस ये देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2 ऑप्शन दिया है ए और बी, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, और यानी कि अथवा, यानी कि आपको या तो ए करना है या फिर बी करना है। ऐसा नहीं कि दोनों लिख दिए, ऐसा नहीं, इन दोनों में से किसी एक को आंसर करना होगा। और इसका जो मार्क्स होता है ये भी 38 नंबर का, ये भी 38 नंबर का। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर भी ए और बी आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, यानी कि या तो ए को आंसर करिए या फिर बी को आंसर करिए। यानी कि आपको ऐसा क्वेश्चंस को चूज करना है जिसके ऊपर में कंटेंट आपके पास में बिल्कुल बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसके ऊपर जो है आप पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो वैसे क्वेश्चंस को चूज करके उसका जो है अगर आप आंसर लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो मार्क्स है वो बेटर मिल जाता है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन का जो है पैटर्न पूछने का, किस तरीके से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है और फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है। इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग थोड़ी देर में आते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे आज के इस क्लास में। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि
जो हमारा मेंस का जो क्लासरूम प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग पॉलिटी का जो सेक्शन जिसको मैं आपको कवर करवाने वाला हूं, उसमें हम लोग किस तरीके से सिलेबस का जो है पूरा जो सब टॉपिक वाइज जो है क्लासिफिकेशन हमने किया है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे बार बार बीपीएससी सवाल पूछता है, उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेंगे। इसका फायदा आपको एग्जाम में ये होगा कि 90% जो क्वेश्चंस पॉलिटी सेक्शन से जो आपके पूछे जाएंगे वो कहीं ना कहीं इसी क्लासरूम से ही पूछे जाएंगे, और जो नोट्स आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा उसी नोट्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सिलेबस की बात करें तो जो सबसे पहला टॉपिक है, जो ब्रॉड टॉपिक है, भारतीय संविधान का विश्लेषण या फिर विशेषताएं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस वाले पार्ट से भी आपसे सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स फॉर्म, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है, द डायनेमिज्म एंड वाइटलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो सब टॉपिक है, इसमें हम लोग क्या सब डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान जो है सो किस तरीके से बना है ना, उसका जो प्रक्रिया रहा वो किस तरीके से रहा, प्लस जो हमारे संविधान का जो सैलिएंट फीचर है, जो मूल विशेषताएं हैं, वो सभी क्या है। वहां से कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछ दिया जाता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, जैसे कि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि डू यू थिंक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ऐसा कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये सब क्लास में हम लोग उन सारे टॉपिक्स को बहुत है ना डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट उसके बाद आप देखिए प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक टॉपिक है। यहां से आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, है ना, ये भी पूछा जाता है। यानी कि जो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, उसके ऊपर क्या सवाल पूछा जाता है। तो जैसे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट एज पर द प्रीएम्बल, या फिर व्हाट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम्प्लीफाइज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ इस तरीके से प्रीएम्बल के ऊपर आपसे सवाल है सो शॉर्ट में भी और लॉन्ग आंसर में भी पूछा जाता है। तो प्रीएम्बल को भी हम लोग बहुत है ना डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रीएम्बल क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, प्लस डिस्कस द एलिमेंट्स कंटेंट इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्लस करेंट रिलेवेंस ऑफ द प्रीएम्बल। तो कहने का मतलब है कि आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने जो मेजर टॉपिक्स हैं उसको हमने आइडेंटिफाई किया है, प्लस उसको हमने सब टॉपिक वाइज भी है ना कई तरह के उससे क्या सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसमें भी हमने उसको है ना ब्रेक करके रखा है, ताकि कॉम्प्रिहेंसिवली आपका जो सिलेबस है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको मालूम है कि फंडामेंटल राइट्स अपने आप में काफी एक है ना इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटी में, पीटी में भी सवाल आता है और मेंस में भी सवाल यहां से आता है। तो फंडामेंटल राइट्स में क्या सब पढ़ेंगे हम लोग? क्लासिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 32 है। जो आर्टिकल 32 है ये तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सिग्निफिकेंट है। आए दिन इसके ऊपर सवाल आपसे पूछा जाता है, जैसे कि वाई आर्टिकल 32 इज कॉल्ड एज और रेफर्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर व्हाट इज द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 32 अपने आप में काफी एक पोटेंशियल क्वेश्चन होता है, और अगर आप पहले से इसको ठीक से नहीं पढ़े हो और अगर आप एग्जाम में सीधे ऐसे ही चले जाओगे तो हो सकता है कि वहां पे आप उसको ठीक तरीके से आंसर नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम लोग का ये पूरा क्लासरूम का जो मेन मकसद है कि पॉलिटी सेक्शन का जो भी टॉपिक है उसको जो जिसका एग्जाम में पूछने का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली उसको है ना पढ़ करके तैयार करके रखें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डीपीएसपी होगा, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें भी आप देखिए कि इस बार डीपीएसपी से जो है प्रीलिम्स में भी सवाल पूछ दिया था। सवाल क्या पूछा था कि इसमें से कौन सा है सो गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। तो ऐसा सवाल है सो पीटी में भी आ गया है। मेंस में भी पूछा जा सकता है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है ना, सोशलिस्ट, गांधीयन या फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, जो डीपीएसपी का जो क्लासिफिकेशन होता है उसके ऊपर मेंस में भी सवाल पूछा जा सकता है। प्लस इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है, प्लस एग्जामिनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायोरिटी एंड कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, implementation of DPSP in Bihar, Uniform Civil Code and its holistic analysis, plus examining the practicality of the fundamental duties। तो कहने का मतलब है कि देखिए आप अक्सर इस चीज को पढ़ते होंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो डीपीएसपी है इसमें अगर देखा जाए तो आपसे कई बार ऐसा सवाल पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है। क्या फंडामेंटल राइट्स जो है एब्सोल्यूट सुपीरियर है डीपीएसपी के ऊपर, या फिर डीपीएसपी जो है सो एब्सोल्यूट सुपीरियर होता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, या फिर दोनों के बीच में है सो बैलेंस होता है।
तो कहने का मतलब है कि जो मिनर्वा मिल्स केस का जो जजमेंट होता है, जहां पर ये बताया गया कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो है कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर होता है, एक दूसरे का बैलेंसिंग व्हील होता है, तो इन सारे टॉपिक्स को भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, ताकि एग्जाम में कभी मेंस में ऐसा सवाल आ जाए कि व्हाट इज द नेचर बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड द डीपीएसपीज एंड हाउ इट हैज इवॉल्व्ड आफ्टर डिफरेंट जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो वैसे क्वेश्चंस को भी आप अच्छे तरीके से हैंडल कर ले जाओगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें क्या है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, रीजंस फॉर द acceptability of the parliamentary system, difference between Indian and British model, comparative study, parliamentary and presidential system। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है संसदीय व्यवस्था है, इसके ऊपर भी आपसे एग्जाम में सवाल कई बार ऐसा पूछा जाता है, और ये उससे रिलेटेड टॉपिक है, भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट। यहाँ पे क्या है, तो फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट, एक्चुअल स्टेटस ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के बीच में, है ना, हम लोग एक कंपेयर करेंगे कि राज्यसभा के पास में क्या सब विशेष अधिकार होता है, स्पेशल प्रिविलेजेस होता है, या फिर लोकसभा के पास में क्या सब जो है स्पेशल प्रिविलेजेस होता है जो कि राज्यसभा के पास में नहीं होता है। तो ऐसे करके कई बार ऐसा कॉम्परेटिव नेचर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और पहले पूछा भी गया है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी। तो जब हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम को डिस्कस करेंगे, प्लस जब हम लोग इंडियन पार्लियामेंट को डिस्कस करेंगे, तो वहां पे इन सारे टॉपिक्स को और भी डिटेल में पढ़ेंगे कि लोकसभा के क्या सब पावर्स होते हैं, राज्यसभा के क्या सब पावर्स होते हैं, दोनों के स्पेशल पावर्स क्या होते हैं, ऐसे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे वहां पे, ठीक है। प्लस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, रिलीवेंस ऑफ राज्यसभा। यहां पर एक टॉपिक आपको देखने को मिल रहा होगा, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि क्या हमारा, कई बार ऐसा सवाल आप देखते होंगे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि डू यू थिंक इंडियन पार्लियामेंट इज सोवरेन बॉडी, है ना, ऐसा सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन आपको याद रखना है कि इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सोवरेन बॉडी। व्हाई? बिकॉज इंडिया का जो सिस्टम है, यहाँ का जो गवर्नेंस का जो सिस्टम है, देयर इज ए प्रिंसिपल, देयर इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो संविधान है वो सर्वोच्च होता है और उसके नीचे ही सारे ऑर्गेन्स है सो काम करते रहते हैं। सो यू कैन नॉट से कि पार्लियामेंट इज अ सोवरेन बॉडी। प्लस पार्लियामेंट के ऊपर में कई सारे लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू का लिमिटेशंस होता है। पार्लियामेंट जो है सो स्टेट लिस्ट के ऊपर सवाल के ऊपर जो है सो अपने लॉ नहीं बना सकता है, यानी कि जो फेडरलिज्म है, जो संघवाद है, वो भी कहीं ना कहीं, है ना, लिमिटेशन होता है आपके संसद के ऊपर में। तो ऐसे कई सारे जो पॉइंट्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे इस क्लास में डिस्कस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसको आप देखिएगा, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्कस करो कि भारतीय संसद जो है सॉवरेन बॉडी है या फिर नहीं है ना। तो ये सब क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। प्लस फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम बेसिकली क्या है, तो जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है, जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है, यहां पर भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर में सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या, तो क्या जो फेडरल पॉलिटी है उसका क्या फीचर होता है, या फिर जो यूनिटरी फीचर्स है संविधान का वो सब क्या होता है, सेंट्रल स्टेट के बीच में किस तरीका रिलेशंस होता है, यानी कि लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एटसेट्रा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स जो है आप देख सकते हैं, यहां पर हम लोगों ने अलग से क्लासिफाई किया है और उसके सब टॉपिक्स भी हैं। अब नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आप देखिए एग्जाम में प्रेसिडेंट के ऊपर अक्सर आपसे सवाल पूछा जाता है कि जो प्रेसिडेंट है उसका ड्यूटी क्या होता है, पावर्स क्या होता है, प्लस इसके कॉन्स्टिट्यूशनल, सब्सटेंसिव और डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या होते हैं, ऑर्डिनेंस के ऊपर में सवाल पूछा जाता है, वीटो पावर्स के ऊपर में सवाल पूछा जाता है, प्रेसिडेंट्स रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन, है ना, 356 आर्टिकल के तहत जो लगाया जाता है उसके ऊपर भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो यह भी एक टॉपिक है और इसको हम लोग अपने मेंस के क्लास में कंप्लीट तरीके से डिस्कस करेंगे, है ना, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेकर के, और क्या सब क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, मॉडल आंसर के साथ भी उसको क्लास में डिस्कस करवाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर एंड फेडरल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहां पर क्या आपसे टॉपिक्स क्या सब डिस्कस करवाया जाएगा, तो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्लस एग्जामिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स एंड इफेक्ट्स। तो देखो इमरजेंसी प्रोविजंस बेसिकली क्या है, तो आपको मालूम है कि 3 तरह का इमरजेंसी होता है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसके ऊपर जो है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर कभी पूछे कि प्रेसिडेंट रूल के ऊपर में सवाल पूछ दे तो ये तो डायरेक्ट सवाल हो गया, लेकिन अगर कभी ऐसा पूछे
कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना हैज मोर यूनिटरी फीचर्स देन द फेडरल फीचर्स, तो वहां पे एक पॉइंट जो है सो इमरजेंसी प्रोविजंस को भी ऐड करना होगा आपको बताने के लिए कि हाँ वाकई में हमारा जो संविधान है उसमें जो यूनिटरी फीचर्स है उसकी संख्या है सो ज्यादा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इमरजेंसी प्रोविजंस। तो कहने का मतलब है कि इमरजेंसी प्रोविजंस कुछ ऐसा टॉपिक है जिससे डायरेक्ट भी सवाल आपसे आ सकता है, या फिर आप उसको किसी और दूसरे टॉपिक में उसको ऐड कर सकते हैं, अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे है ना अपने क्लासेस में। नेक्स्ट है गवर्नर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर अगर आप देखोगे, अगर आपने पीवाईक्यू देखा होगा बीपीएससी का, तो गवर्नर के ऊपर में कई बार ऐसा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि इसके फंक्शंस पावर्स क्या होते हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या होता है, प्लस कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू दिस पोस्ट, बिहार सिचुएशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, रोल ऑफ द गवर्नर इन द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, प्लस यूज ऑफ आर्टिकल 356 एंड चैलेंजेस। तो देखो आपको अक्सर मालूम है कि जो गवर्नर है वह सेंटर और स्टेट के बीच में एक लिंक के तौर पे काम करता है। इट एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो गवर्नर का जो रोल है खास करके बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, सेंटर स्टेट रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में, ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और अक्सर यहां से सवाल पूछा जाता है। तो इसको भी हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने क्लास में। प्लस अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये देखो जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है, इसी से जो है सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है वह है बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है वो कैसे आया है, तो इसी तरीके से है ना इवॉल्व हुआ है कि क्या हमारे संविधान में जो है संसद किसी भी तरीके से संशोधन कर सकता है क्या, कोई भी पार्ट यानी कि फंडामेंटल राइट्स को भी संशोधन कर सकता है क्या, अमेंड कर सकता है क्या। इसी क्वेश्चन को लेकर के तो केशवानंद भारती केस में जो जजमेंट आता है कि हाँ हमारे संविधान में इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स अमेंडमेंट्स कैन बी डन बाय द पार्लियामेंट, बट यस देयर आर सर्टेन बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, व्हिच कैन नॉट बी अमेंडेड, व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है यह आपके मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और अक्सर यहां से सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसको भी यहां पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन जुडिशरी एंड रिलेटेड इश्यूज। यहां पे हम लोग क्या सब डिस्कस करेंगे, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड कॉलेजियम सिस्टम, प्लस डेवलपमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, प्रॉब्लम्स एंड रिफॉर्म्स ऑफ द जुडिशरी, ट्रिब्यूनल्स एंड लोक अदालत, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने यहाँ पे है ना करके रखा है। इसी तरीके से और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज व्यवस्था, प्लस बिहार बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। पंचायती राज से अक्सर आपसे सवाल है ना हर साल ही पूछा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर में सवाल पूछा जाता है, 73rd 74th अमेंडमेंट के ऊपर में सवाल पूछा जाता है। तो इसको इन सारे टॉपिक्स को हमने सिलेबस वाइज जो है ना सेग्रीगेट कर रखा है, ताकि आपके एग्जाम में मेंस में किसी भी तरीके से आपको कोई परेशानी ना हो, किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। और इन सारे क्लासेस में जिन टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप इस यकीन मानिए कि 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो कि आपके मेंस में पूछे जाएंगे उसको आप अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे। 10% क्वेश्चंस कुछ ऐसे करंट टॉपिक्स हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो है जो थोड़ा एनालिटिकल टाइप का आ सकता है, वहां पे चांसेस होते हैं। लेकिन 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको इन्हीं सारे टॉपिक्स के ही ऊपर सवाल आपसे पूछा जाएगा। और अगर आप इन सारे क्लासेस को अच्छे से अटेंड करते हो तो मेरा ये यकीन है कि आप वैसे क्वेश्चंस को कंफर्टेबली जो है ना हैंडल कर ले जाओगे अपने एग्जाम में। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि 71st बीपीएससी मेंस का जो क्लासरूम प्रोग्राम है, जिसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और प्लस एसए, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्लासरूम प्रोग्राम आपके लिए लाया गया है एजुटेरिया की तरफ से, और ये 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ऑफलाइन मोड भी है और ऑनलाइन मोड भी है। अगर आप ऑफलाइन मोड की बात करें तो 21,000 रुपया फी रखा गया है, अगर ऑनलाइन मोड की बात करें तो 7,500 रुपया है सो फी रखा गया है। प्लस पटना में बोरिंग रोड सेंटर है, दिनकर गोलंबर सेंटर है, एनआईटी मोड़ है, प्लस दिल्ली में मुखर्जी नगर है और नूतन नगर गया जी है। यहाँ पे आपको ऑफलाइन सेंटर्स जो है बनाए गए हैं, और यहाँ पे सबका फोन नंबर है सो मेंशन किया गया है, आप वहां पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। प्लस आप देखिए तो यहाँ पे हमारे जो भी स्टीम्ड फैकल्टीज हैं सभी लोग यहाँ पे जो है ना, जो भी फैकल्टीज हैं सबका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। और ये आपको इंग्लिश मीडियम के फैकल्टीज भी हैं, हिंदी मीडियम के फैकल्टीज हैं, और जो क्लास का जो स्वरूप होगा वो हिंदी मीडियम का अलग होगा, इंग्लिश मीडियम का अलग होगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि कंप्लीट जो है मेंस का प्रिपरेशन आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। प्लस इसके साथ जो सबसे मेजर फायदा आपको होने वाला है कि जैसे कि आप देखिए हिंदी माध्यम के लिए नोट्स है, सेम वैसा ही
इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है ना नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जैसे कि ये इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का है, प्लस ये ज्योग्राफी का नोट्स है, ये इंडियन पॉलिटी का नोट्स है, ये आपका इकोनॉमी का नोट्स है, ये साइंस एंड टेक का नोट्स है, और ये इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स का नोट्स है। तो जो भी बच्चे क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़ेंगे उनको ये प्रिंटेड मटेरियल जो है बेसिकली जो नोट्स के फॉर्मेट में है वो इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये सारे नोट्स जो है हिंदी मीडियम में अवेलेबल करवाया जाएगा। प्लस जो लोग ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ रहे हैं उनको जो है सो ये सारे पीडीएफ के माध्यम से है ना उनको पहुंचाया जाएगा, ठीक है। प्लस आप देखिए तो डीआई का जो बुक है, आपको मालूम है कि जीएस पेपर 1 में जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो भी काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप डीआई के सारे क्वेश्चंस को सही कर जाते हैं तो 72 में से 72 नंबर आपको जो है सो मिल जाता है, और वो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में काफी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अगर आप डीआई में कुछ सवाल गड़बड़ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो सिलेक्शंस है या फिर आपका जो रैंक है वो उतना बेहतर नहीं हो पाता है। तो डीआई भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, और उसका भी जो कंटेंट है, उसका भी नोट्स है, वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप जो है इन सारे क्लासेस में जुड़ करके, मेंस के क्लासेस के साथ जुड़ करके, और ये सारे जो भी नोट बुक्स हैं जो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, इसको आप अपने एग्जाम के मेंस के प्रिपरेशन में काफी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, और बाकी लोगों से एक एडवांटेज ले सकते हैं, उनसे रेस में आप काफी आगे निकल सकते हैं, और आपका जो सिलेक्शन होने का जो चांस है उसको और भी काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पॉलिटी में जो क्वेश्चंस जो पूछा गया है उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, कि जैसे है ना अगर आप क्वेश्चंस देखा जाए कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना उसमें आंसर कैसे लिखना चाहिए, या फिर आपका जो लाइन ऑफ थॉट है सोचने का वो कैसा होना चाहिए, उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 69th बीपीएससी का सवाल देखें, 69th बीपीएससी में जो है पॉलिटी का जो सेक्शन है ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस वाला है, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में देखिए पहला सवाल क्या पूछा गया है, क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो थ्योरी है, ठीक है, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करने की बात करता है। और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखो कई बार ये होता है कि है ना यहाँ पे वर्ड लिमिट मेंशन नहीं किया गया है। अक्सर किसी और एग्जाम में जाओगे, जैसे कि यूपीएससी के मेंस में जाओगे, तो वहां पे क्वेश्चन का कितना मार्क्स है प्लस कितने वर्ड्स में आंसर करना है ये वहां पे मेंशन किया जाता है, लेकिन बीपीएससी में ऐसा मेंशन नहीं किया जाता है। बीपीएससी में सिर्फ मार्क्स को मेंशन किया गया है, वर्ड लिमिट को मेंशन नहीं किया गया है। तो आप क्या करोगे, क्या इसमें जो है 300 वर्ड में लिखोगे, क्या इसको 200 वर्ड में लिखोगे? तो नहीं, अगर आप इसको 200 वर्ड में लिखने जाओगे तो बाकी क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे, और आपका जो टाइम है वो समाप्त हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन छूट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है उसको 90 से 120 वर्ड्स के बीच में आप लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। 90 से 120 वर्ड्स के बीच में लिखने की कोशिश करिए। प्लस यहाँ पे जो है डायग्राम का है ना, डायग्राम का यूज करिए, यहाँ पे चार्ट का यूज करिए, ठीक है, यहाँ पे टेबल का यूज करिए, ठीक है। तो ये सब जो है आपको याद रखना है कि जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं उसमें 90, 100, 110 ऐसे इतने वर्ड्स के बीच में आंसर लिखने का कोशिश करिए, और प्लस फ्लो चार्ट, डायग्राम ये सब का यूज करिए, ताकि आप जो है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच वहां पे रख सके, है ना, और उस क्वेश्चन उस टॉपिक पे जो भी चीजें पूछी गई हैं उसको आप अच्छे तरीके से वहां पे है ना एक्सप्रेस कर पाओ, तभी आपको जो है सो अच्छे नंबर वहां पे मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो इसी सवाल को डिस्कस करते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर कैसे लिखना है ना, आंसर क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले देखो कि जो हमारा इंट्रोडक्शन है वहां पर बेसिक स्ट्रक्चर को है सो डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है। उसके बाद इसका जो है रिलेवेंस क्या है, और फिर उसका जो क्रिटिसिज्म है, क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस भी पूछा गया है, तो जब क्रिटिकल एनालिसिस होता है तो आपको उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी लिखना पड़ेगा कि भाई इसके होने की वजह से क्या सब जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को बेसिकली डिफाइन कैसे करना है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन was propounded by Supreme Court in Keshwanand
केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाज प्रोपाउंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस। यहां पे जो है इसको अंडरलाइन कर देना है, केशवानंद भारती केस को भी अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। प्लस नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे लिख देना है कि द बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। द बेसिक स्ट्रक्चर is not defined by the constitution, however the Supreme Court through different judgments have defined various basic structures of the constitution, है ना। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, आपको मालूम है कि आपके संविधान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है, कोई ऐसा चैप्टर तो है नहीं, कोई ऐसा पार्ट तो है नहीं जहां पे लिख दिया गया हो कि हाँ ये सभी बेसिक स्ट्रक्चर है आपके संविधान का, ऐसा तो कहीं पे है नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स के माध्यम से, है ना, ये एक्सप्लेन किया है कि भाई देखो ये जो है सो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो वैसे क्या सब बेसिक स्ट्रक्चर है, तो जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, डेमोक्रेसी, ठीक है, फेडरलिज्म, ठीक है, सेकुलरिज्म, एटसेट्रा। तो कहने का मतलब है कि आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि भाई जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो केशवानंद भारती केस में आया है, इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन थ्रू डिफरेंट जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि कैसा बेसिक स्ट्रक्चर है आपके संविधान का। आपने एग्जांपल दे दिया। अब सवाल आपसे ये नहीं पूछा है कि डिस्कस व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, क्रिटिकली एग्जामिन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पूछा गया। क्रिटिकली इवेल्युएट करने की बात करता है। तो जब भी क्रिटिकली इवेल्युएट की बात करेंगे तो अब यहां पे क्या है, इसका सिग्निफिकेंस भी आपको बता देना है। सिग्निफिकेंस क्या सब होने वाला है, सिग्निफिकेंस क्या होगा, सिग्निफिकेंस में देखिए तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है कि प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्बिट्रेरी अमेंडमेंट्स, ठीक है। यानी कि आप देखिए प्रोटेक्ट्स, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए, प्रोमोट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर puts a limit on the amending power of the legislature so as to protect the foundational values of the constitution, foundational values of the constitution। यानी कि संविधानवाद को जो है सो प्रमोट करता है। किस तरीके से, तो संविधानवाद बेसिकली क्या होता है, अगर आप इसको पढ़े होंगे, इट इज बेसिकली, है ना, लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार है, जो तंत्र है, वह सीमित रूप से काम करता है, असीमित रूप से काम नहीं करता है। अगर अनलिमिटेड गवर्नमेंट होगा तो क्या होगा, संविधान में कुछ भी किसी भी तरीके से कभी भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। लेकिन जब आप संविधानवाद की बात करते हैं, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं,
देन देयर इज ए नोशन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। और जब लिमिटेड गवर्नमेंट होगा, इसका क्या मतलब होगा कि आपके संविधान में कुछ भी आर्बिट्रेरी चेंजेस नहीं किए जाएंगे, यानी कि आपके संविधान के कुछ ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर्स होंगे, कुछ ऐसे फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स होंगे जिसको हमेशा प्रोटेक्ट किया जाएगा, जिसको हमेशा प्रिजर्व किया जाएगा। ठीक है। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है? प्रोमोट्स चेक्स एंड बैलेंसेस, प्रोमोट्स चेक्स एंड बैलेंसेस। आपको मालूम है कि हमारा जो संविधान है यह सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल्स पे काम करता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल्स पे काम करता है, जो कि चेक्स एंड बैलेंसेस को भी प्रमोट करता है। यानी कि जो लेजिस्लेचर है, क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो आपके संविधान में कुछ भी उटपटांग जो है सो चेंज कर दिया, कुछ भी वैसा अमेंड कर दिया। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन है, यह एक चेक एंड बैलेंस के तौर पर भी काम करता है। प्लस तीसरा, प्रोमोट्स जस्टिस, ठीक है, इक्वालिटी एटसेट्रा। जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन है, अगर आप देखोगे उसका मेन रोल क्या है? उसका मेन रोल ये है कि आपके संविधान में जो जस्टिस का यानी कि जो न्याय का जो सिद्धांत है, जो इक्वालिटी का, लिबर्टी का जो प्रिंसिपल है, उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर आप अल्टीमेट गोल देखोगे किसी भी तरीके से, तो संविधान का जो मेन पर्पस है वो क्या है? अपने नागरिकों के लिए एक जस्टिस का सिस्टम को जो है एस्टेब्लिश करने की बात करता है। आपका जो स्टेट है, स्टेट उसको एक वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करने की बात करता है, कल्याणकारी राज्य के तौर पे एस्टेब्लिश करने की बात करता है। आपके सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। तो अल्टीमेटली अगर आप किसी भी तरीके से संविधान में कुछ भी चेंज कर दो और लिख दो कि हमारा जो स्टेट है वो कभी भी आर्बिट्रेरी तरीके से अपने सिटीजन्स का जो राइट है उसको कर्ब कर सकता है, क्या ऐसा अमेंडमेंट है सो जस्टिफाइड होगा? तो नहीं जस्टिफाइड होगा। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में जस्टिस है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी प्लस जो है वेलफेयरिज्म, ये सभी क्या है? दीज आर द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है वह भी इसको है ना प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है। तो ऐसे और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हो, सिग्निफिकेंस वाले पार्ट में लिख सकते हो। लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, इसका क्रिटिसिज्म क्या है? ठीक है, इसमें आप लिखोगे डिमेरिट्स। डिमेरिट्स क्या है भाई? तो सबसे पहला हो जाएगा इट इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड है, ठीक है, इट इज नॉट डिफाइंड। होता क्या है कि अगर ऐसा कुछ होता बेसिक स्ट्रक्चर, उसको डिफाइन कर दिया जाता, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? इट इज अनडिफाइंड। यानी कि जब भी सुप्रीम कोर्ट को मन करेगा किसी भी तरीके से किसी भी पॉइंट को लेकर के कह सकता है कि हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर है और इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको जुडिशरी जो है वो अपने आप को ज्यादा पावरफुल बना के है ना प्रोजेक्ट करता है, और ये कहीं ना कहीं मिसयूज हो सकता है। सो इट कैन बी मिसयूज्ड बाय द जुडिशरी। ठीक है, कैन बी मिसयूज्ड बाय द जुडिशरी। कैसे? अगर आप इसको एग्जाम्पलीफाई करने की कोशिश करोगे एग्जाम्पल देकर के, तो एनजैक केस को भी लिख सकते हो कि एनजैक जो है एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट करके लाया गया था ताकि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीड्योर होता है जजेस का, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, उसमें अकाउंटेबिलिटी हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि एनजैक को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया ऑन द बेसिस कि इट वॉलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि जो कॉलेजियन सिस्टम में जो खामियां हैं, जो बुराइयां हैं, वो अभी भी उसी तरीके से बना हुआ है। उसमें भी जो है ओपेक सिस्टम है, नॉन ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि जो प्रोग्रेसिव चेंजेस हो सकते हैं आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को और स्ट्रेंथन करने के लिए, तो वैसे प्रोग्रेसिव चेंजेस को भी सुप्रीम कोर्ट जो है उसको खारिज कर सकता है बाय अप्लाइंग द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो कुछ इस तरीके से जो है आप यहाँ पे कुछ और भी डिमेरिट्स को अपने आंसर्स में लिख पाओगे। लेकिन अब ये देखो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारे पास में बहुत ज्यादा वर्ड्स का आजादी नहीं होता है। 90 से 100 वर्ड्स के बीच में ही आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो आखिरी में क्या करना होगा? आखिरी में लिखना होगा, यहां पे कंक्लूजन आपको लिखना होगा। ठीक है, कंक्लूजन में क्या लिखोगे? कंक्लूजन में क्या यहां पे आपको बैलेंस वे में लिखना होगा कि द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज एन एसेंशियल डॉक्ट्राइन टू प्रोटेक्ट द फाउंडेशनल एंड कोर वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर इट शुड नॉट बी यूज्ड एज ए टूल टू हरास द लेजिस्लेचर और टू सप्रेस द प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स और अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ इस तरीके से जो है कंक्लूजन आपको लिखना होगा, एक वे फॉरवर्ड है सो लिखना होगा। आपको ये बताना होगा
कि हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर अपने आप में काफी एक इंपॉर्टेंट टूल है। क्यों? क्योंकि यह आपके संविधान को है सो प्रोटेक्ट करता है ना, प्रिजर्व करता है। लेकिन जुडिशरी जो है, जो न्यायालय है, इसका मिसयूज ना करे, इसका दुरुपयोग ना करे, ताकि आपके संविधान में जो प्रोग्रेसिव चेंजेस है उसको खारिज ना कर दिया जाए, बाकी उसको अडॉप्ट करने की आवश्यकता होगी। तो कुछ इस तरीके से बैलेंस्ड जो है आपको एक कंक्लूजन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में कुछ इस तरीके से आंसर्स लिखते हो तो यकीन मानो आपको यहाँ पे 5 नंबर, 4.5 से 5 नंबर जो है आसानी से मिल जाएगा, अगर आप ऐसा कुछ आंसर अपने एग्जाम में लिख करके आते हो तो। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसको लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए। ठीक है, प्लस जैसे कि यहाँ पे हमने आपको एग्जाम्पल में बताया है, आप चाहो तो यहाँ पे एक इस तरीके से जो है हब एंड स्पोक मॉडल भी आप बना सकते हो कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ना, ये आपको प्रेजेंटेशन में हेल्प करेगा। तो जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, प्लस रूल ऑफ लॉ, ठीक है, प्लस फेडरलिज्म, ठीक है, डेमोक्रेसी, ठीक है, सेकुलरिज्म, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। प्लस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यह भी एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो कहने का मतलब है कि आपको जो है ये सभी चीजों को प्रैक्टिस करना होगा, ताकि आपके पास में जितने पॉइंट्स हैं आप उसको कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हो एग्जामिनर के सामने, तभी आपको जाकर के है सो मैक्सिमम नंबर वहां पे स्कोर आप कर पाओगे। सो दिस इज हाउ यू कैन है ना राइट योर आंसर्स इन द शॉर्ट आंसर फॉर्मेट। ठीक है, अभी बाकी क्वेश्चंस और भी देखते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इज रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जस्टिफाइड। अब ये आपको मालूम है कि हमारे संविधान में जो है आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में अमेंडमेंट करके ईडब्ल्यूएस को 10% जो है रिजर्वेशंस देने की बात की गई है। तो ये थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड टॉपिक हो गया, जो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है, जब हम लोग वहां पे पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से आर्टिकल 15 में 16 में 103rd अमेंडमेंट से 10% ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है उसकी बात की गई थी। तो क्या वो जस्टिफाइड है कि नहीं? बिल्कुल जस्टिफाइड है। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसने भी इस चीज को जो है एक्सेप्ट किया है कि ये जो अमेंडमेंट है यह आपके संविधान के किसी भी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वायोलेट नहीं करता है, और जो ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो आपको उसी लाइन पे आंसर करना होगा। ऐसा नहीं कि आप लिख दिए कि नहीं नहीं ये बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए, ये ठीक अमेंडमेंट नहीं है, ये ठीक रिजर्वेशन नहीं है, ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड रहेगा बेसिकली, है ना, उसी को आपको है अपने आंसर्स में भी इनकॉर्पोरेट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली डिस्क्राइब अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर में आपसे सवाल है ना पूछा जाता है बार बार, और ये किससे रिलेटेड है? तो देखो पहला जो सवाल है ए और सी, ये दोनों आपस में एक ही टॉपिक से जुड़ा हुआ सवाल है, अमेंडमेंट प्रोसीड्योर। और जब हम लोग अभी सिलेबस का जो एनालिसिस कर रहे थे वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि अमेंडमेंट के ऊपर में अक्सर सवाल पूछा जाता है इन द फॉर्म ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर या फिर इन द फॉर्म ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीड्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पे तो दोनों ही सवाल पूछ लिया गया है। तो सवाल क्या पूछा गया है? क्रिटिकली डिस्क्राइब अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर इस सवाल का आंसर लिखना होगा तो किस तरीके से लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, एक इंट्रोडक्शन जरूर होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, जो सवाल पूछा गया है उसका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन है ना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधा बॉडी पे ही स्टार्ट कर दिया, नहीं, एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन बनता है। तो अगर यहाँ पे सवाल की बात की जाए, सवाल किस टॉपिक के ऊपर में है? क्रिटिकली डिस्क्राइब अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का जो संशोधन प्रक्रिया है उसका आलोचनात्मक वर्णन करने की बात करता है। तो अमेंडमेंट प्रोसेस जो है इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इंट्रोडक्शन में कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखो, एज पर आर्टिकल 368, एज पर आर्टिकल 368 of the constitution
amendments can be brought amendments can be brought by means of addition, variation and repeal. ठीक है। तो यहां पे हमने बता दिया एग्जामिनर को कि देखो भाई, जो आर्टिकल 368 है वो कहता है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है तीन तरीके से। एडिशन होता है, वेरिएशन होता है और रिपील होता है। इसका कोड आपको याद रखना है, AVR कोड याद रखिए, AVR, एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील। एडिशन का क्या मतलब होता है? एडिशन का मतलब होता है कि आपके संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजंस जो कि पहले से नहीं थे, आपने उसको ऐड कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी शुरुआत में नहीं था, लेकिन उसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड कर दिया गया, इसको कहेंगे एडिशन। दूसरा है वेरिएशन, है ना। वेरिएशन का क्या मतलब होता है? बदलाव करना। तो जैसे कि आर्टिकल 45, जब आप आर्टिकल 45 डीपीएससी के बारे में पढ़ोगे तो राइट टू एजुकेशन की बात करता है, लेकिन उसका जो टेक्स्ट है अभी जो आर्टिकल 21A में जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, जो कि 86 अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है, तो इसी अमेंडमेंट के माध्यम से 45 जो आर्टिकल है इसमें भी चेंज किया गया है। यानी कि ऐसा नहीं था कि नया 45 आर्टिकल जोड़ दिया गया, 45 पहले से था लेकिन उसमें कुछ चेंज कर दिया गया, उसमें कुछ बदलाव कर दिया गया, उसमें कुछ वेरिएशन कर दिया गया। तो ये एग्जांपल हो जाता है वेरिएशन का। और एक होता है रिपील। रिपील का क्या मतलब होता है? तो ऐसा प्रोविजन जो कि अब काम का नहीं है उसको हटा देना चाहिए, है ना। हमारे संविधान से उसको खारिज कर दिया जाता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 के तहत, या फिर आर्टिकल 19(1) क्लॉज F के तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का जो अधिकार है, उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट से रिपील कर दिया गया। तो यही तीन तरीका है जिसके माध्यम से आपके संविधान में संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो आपने एग्जामिनर को बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट आप यहां पे ये लिख दीजिए कि द अमेंडमेंट प्रोसीड्योर, द अमेंडमेंट प्रोसीड्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the amendment procedure of the constitution is provided to ensure that the constitution remains a living document, and it is open to incorporate changes। ठीक है। अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर है जो क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है ताकि आपका जो संविधान है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट रहे। ऐसा नहीं कि जो है डेड लेटर हो जाए। यह आपके संविधान, आपके जो सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको है सो इनकॉर्पोरेट करे, है ना, उसमें बदलाव कर सके। इसी वजह से अमेंडमेंट का जो प्रोसीड्योर है ना दिया गया है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, बट दिस इज हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब आपको यहां पे बता देना है कि प्रोसीड्योर क्या होता है, प्रोसीड्योर में क्या शब्द होगा। तो जैसे कि प्रोसीड्योर, है ना, प्रोसीड्योर ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है। इसमें लिखो एज पर आर्टिकल 368, ठीक है। नॉट एज पर 368, ठीक है। यहां पे लिख दो एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है। रिक्वायर्स सिंपल मेजोरिटी, फॉर एग्जांपल
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो होता है, तो जो फर्स्ट है, फोर्थ शेड्यूल है, उसमें जो नाम चेंज किया जाता है उसके लिए 368 का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन वो भी तो एक तरह का अमेंडमेंट ही हुआ ना। सो नॉट एज पर 368, एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा लिख सकते हो, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब यहां पे आ सकते हो, एज पर 368 में दो पार्ट हो जाएगा, ठीक है। डू नॉट रिक्वायर स्टेट रेटिफिकेशन, डू नॉट रिक्वायर, या फिर ऐसे लिखो, नॉन फेडरल फीचर्स, नॉन फेडरल फीचर्स, नॉन फेडरल फीचर्स, इसमें लिखो डू नॉट रिक्वायर स्टेट्स रेटिफिकेशन, स्टेट्स रेटिफिकेशन, ठीक है। यहां पे लिखो फेडरल फीचर्स, फेडरल फीचर्स, ठीक है, रिक्वायर्स स्टेट्स रेटिफिकेशन, ठीक है। तो ऐसे करके आपने एक फ्लो चार्ट बना दिया कि देखो भाई प्रोसीड्योर जो है कुछ इस तरीके से ब्रॉडली डिफाइन किया जाता है। अब इसके बाद में आ जाते हैं, है ना, प्रोसीड्योर, ठीक है। अब यहां पे जो भी प्रोसीड्योर होता है उसको लिख दो, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, इसको लिख देना ब्रैकेट में, पूरा फुल फॉर्म इसका लिख देना, इन आइदर हाउस। उसके बाद पैसेज विथ स्पेशल मेजोरिटी, है ना, इन बोथ हाउसेस, ठीक है। नो जॉइंट सिटिंग एप्लीकेबल, ठीक है। नेक्स्ट, एसेंट, प्रेसिडेंशियल एसेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, प्रेसिडेंशियल एसेंट रिक्वायर्ड, तो यहां पे क्या हुआ कि आपने बता दिया कि जो प्रोसीड्योर है, अब चूंकि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो आप चाहो तो इसको एक एक लाइन भी लिख सकते हो, या फिर कुछ इस तरीके से एरो फॉर्मेट में ही बता सकते हो कि सबसे पहले बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर उसको हाउस में जो है स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाएगा, यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है, प्रेसिडेंट का जो एसेंट है वो रिकॉर्ड होता है, और इट इज, लिख दो कि इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट, बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि क्रिटिकल, है ना, सवाल क्या था, सवाल ये था कि क्रिटिकल पूछ रहा है, क्रिटिकली डिस्क्राइब, तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि ये जो अमेंडमेंट प्रोसीड्योर है, क्या इसमें कुछ इसका खामी भी है, क्या इसका कुछ खामी है क्या, तो हाँ, इसका क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म या फिर ड्रॉबैक ऐसा लिख सकते हो। ड्रॉबैक क्या है भाई, तो सबसे पहला ड्रॉबैक है कि इनकंसिस्टेंट प्रोसीड्योर है। कैसे इनकंसिस्टेंट प्रोसीड्योर है, कुछ इस तरीके से, जैसा कि हमने पीछे देखा कि जो अमेंडमेंट का जो प्रोसीड्योर है उसमें संविधान कुछ 368 के तहत होता है, कुछ है सो विदाउट 368 होता है। तो भाई जब आपके संविधान में चेंज किया जा रहा है तो एक है सो कंसिस्टेंट प्रोसीड्योर होना चाहिए था। आपने ये अलग अलग क्लासिफिकेशन क्यों कर दिया है कि कुछ केसेस में है सो 368 एप्लीकेबल नहीं होता है, कुछ केसेस में है सो स्टेट का रेटिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होता है, कुछ केसेस में सो स्टेट का रेटिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है ये इसका सबसे बड़ा है सो ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक क्या हो जाएगा, दूसरा ड्रॉबैक हो जाएगा कि हमारे देश में एक ही संविधान है सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए, लेकिन जब संशोधन की बात आती है तो सेंटर के पास में अपर हैंड होता है, यानी कि मोर पावर टू द सेंटर, मोर पावर टू द सेंटर, है ना, डिस्पाइट हैविंग ए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर
सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर एंड स्टेट्स। तो कहने का मतलब है कि आपके देश में एक ही संविधान है ना, वही संविधान है, सो केंद्र में भी लागू होता है, राज्यों में भी लागू होता है। लेकिन जब उसमें कुछ भी प्रक्रिया, कुछ भी चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है, तो वहां पे स्टेट्स से आपने पूछा ही नहीं, स्टेट्स के पास में कोई पावर ही नहीं है ना। अधिकतर जो प्रोविजन है वो सेंटर, जो पार्लियामेंट है वो अपने तरीके से अमेंडमेंट कर सकता है। तो फिर ये कैसा प्रोसीड्योर है? अगर एक ही संविधान है तो स्टेट्स का भी उतना ही रोल होना चाहिए अमेंडमेंट करने के लिए। तो ये सभी कुछ है सो क्रिटिसिज्म पॉइंट, यहाँ पे एक दो पॉइंट और एक्स्ट्रा भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। बाकी इसका एक कंक्लूजन लिखना होगा। कंक्लूजन कैसे लिखोगे? कंक्लूजन में क्या होना चाहिए? तो लिखो कि अमेंडमेंट प्रोसीड्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इज वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट इट मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन ए लिविंग डॉक्यूमेंट, नॉट ए स्टैटिक डॉक्यूमेंट, है ना, so that the Indian constitution is open to incorporate the changes which are happening in the society, in the socio-economic processes। तो कहने का मतलब है कि ये जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है ये काफी सिग्निफिकेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से आपके संविधान में जो है बहुत तरह के चेंजेस है सो किए जा सकते हैं, है ना, बहुत तरह के चेंजेस किए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से आपके सोसाइटी में जो भी चेंजेस हो रही है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशंस की बात कर लो, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर लो। ऐसा लगा कि हमारे देश में जो नागरिक है उनके सिर्फ राइट्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए ड्यूटीज भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप अपने राष्ट्र के प्रति कितना समर्पित है, आप अपने स्टेट के प्रति कितना समर्पित है, आपकी क्या सभी जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसको भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और जब ऐसा जरूरत महसूस किया गया तो आपके संविधान में एक नया चैप्टर ऐड कर दिया गया, एक नया पार्ट ऐड कर दिया गया, एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया गया इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कहने का मतलब है कुछ इस तरीके से आप अपने कंक्लूजन को वहां पे लिख सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर आंसर्स, है ना, दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड अप योर आंसर्स, कि जो सवाल पूछा गया है उसको किस तरीके से इंट्रोडक्शन देना है, उसका बॉडी पार्ट को किस तरीके से डिफाइन करना है ना। अगर क्रिटिकल एनालिसिस पूछा गया है तो कुछ उसका ड्रॉबैक भी, है ना, बता देना है, और आखिरी में कंक्लूजन में एक पॉजिटिव एंड पे जो है उसको समाप्त करना है। सो दिस इज हाउ योर स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर शुड बी। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, ये और क्या सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 38 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्ट, डिस्कस देयर चेंजिंग रोल इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया है कि भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध पर चर्चा कीजिए और वर्तमान संदर्भ में उनकी बदलती भूमिका पर चर्चा कीजिए। यानी कि ये जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, अगर आप इसको आंसर करने की बात करोगे तो कितने शब्द में लिखना है? तो आप मान के चलो कि 350 से 410 वर्ड्स के राउंड में आप इसको लिखने का कोशिश करो। आइडियली देखा जाए तो 370 से 380 वर्ड्स जो है ना, दैट विल बी मोर देन इनफ। यानी कि 350 से, है ना, और 410 के बीच के जो वर्ड लिमिट है, आप उसको उतने के राउंड में इसको लिखने की कोशिश करिए। अगर आप 370 380 के राउंड लिखते हैं, दैट इज फेयर इनफ, दैट इज मोर देन इनफ, है ना। तो ये तो हो गया कि वर्ड लिमिट की बात हम लोग कर लिए यहाँ पे। दूसरा, अगर जब भी इस तरीके से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पॉलिटी का जो आंसर होता है उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके इंट्रोडक्शन में अगर आपको आर्टिकल याद आता है, आप आर्टिकल को मेंशन करिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट याद आता है, आप उसको इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। तो पॉलिटी का जो आंसर होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी, है ना, एक जो है बेसिक कुछ भी इंट्रोडक्शन लिख दिया, नहीं। सबसे अच्छा होगा कि आप अपने आर्टिकल को स्टार्ट करके लिखिए। ठीक है, इसीलिए मेंस का जो भी टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे बार बार सवाल पूछा जाता है, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसका लिस्ट बना करके आपको याद करने का, है ना, जरूरत होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने मेंस के आंसर्स में वैसे आर्टिकल्स को वहां पे कोट कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपके आंसर का जो उसका जो स्टैंडर्ड है वो काफी बढ़िया हो जाता है, और कहीं ना कहीं आपको जो नंबर है वो बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा मिलेगा वहां पे। ठीक है, तो जैसे कि ये सवाल है, अब इसे पूछा क्या जा रहा है कि डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट। यानी कि भारत में जो राष्ट्रपति है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है और जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, इसके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है भारतीय संविधान के हिसाब से, उसको डिस्कस करिए। तो अगर आपको यहाँ पे आर्टिकल की बात की जाएगी तो यहाँ पे 3 आर्टिकल है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 74,
आर्टिकल 75, ठीक है, आर्टिकल 78, आप चाहो तो यहां पे आर्टिकल 352 का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। 74, 75, 78, 352 का भी यूज कर सकते हो। कैसे? 74 क्या कहता है? 74 ये कहता है कि जो आपका जो राष्ट्रपति है, आपका जो प्रेसिडेंट है, यह आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि जो मंत्री परिषद है, जिसका मुखिया कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके एडवाइस पे काम करेगा, ठीक है, उसके एडवाइस पे काम करेगा। समझ में आ गया? एडवाइस पे काम करेगा। ये है आपका आर्टिकल 74। तो एक तो ये रिलेशन समझ में आ गया कि राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर, यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा है तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी इंक्लूड कर लेना है। समझ में गया? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो है सो लीडर है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम किसके ऊपर बेस होता है? तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्जीक्यूटिव टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। तो कहीं पे भी अगर पीएम आ रहा है तो उसका कैबिनेट या फिर उसका जो मंत्री परिषद है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसको साथ में इंक्लूड करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 75। 75 क्या कहता है? 75 ये कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है प्लस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इसको अपॉइंट कौन करता है? दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये भी एक तरह का जो है रिलेशन हो जाता है। प्लस 78 क्या कहता है? 78 ये कहता है कि यह आपके प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी होगा, है ना, ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू फर्निश ऑल द डिटेल्स, है ना, टू फर्निश ऑल द डिटेल्स ऑफ द कैबिनेट मीटिंग्स टू द प्रेसिडेंट। तो कहने का मतलब है कि जो प्रधानमंत्री प्लस उसका जो मंत्री परिषद है, वो किन सब चीजों पे, है ना, क्या सब डिस्कस कर रहा है, क्या कोई नया कानून बनाने का सोच रहा है, क्या कोई नया बिल है सो इंट्रोड्यूस करने वाला है। तो जो भी उसका कैबिनेट का मीटिंग होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो मीटिंग होता है, वो सारा जो भी डिस्कशन है ना, प्रधानमंत्री किसको बताएगा? तो राष्ट्रपति को बताएगा। तो ये आपके 78 में ये ड्यूटी है आपके प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। और एक और आर्टिकल आप यहां पे लिख सकते हैं 352। 352 क्या कहता है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वह राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी तब तक नहीं लगाएंगे जब तक कैबिनेट है सो राइटिंग में ना दे दे। और कैबिनेट का मुखिया कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो अगर आप ये चारों आर्टिकल का जिक्र अपने आंसर में करेंगे यहां पे, तो आप एग्जामिनर को बता पाएंगे कि हमारे संविधान के हिसाब से जो भारत के राष्ट्रपति हैं और जो भारत के प्रधानमंत्री है प्लस उनका जो मंत्री परिषद है, उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनका जो कैबिनेट है, उसके बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, किस प्रकार का डिसीजन मेकिंग होता है और किस तरीके से काम चलता रहता है। प्लस यहां पे आप चाहें तो ये भी पॉइंट को आप लिखिएगा कि प्रेसिडेंट जो है सो आपके पार्लियामेंट का भी हिस्सा होता है, और पार्लियामेंट में कोई भी बिल अगर लाया जाता है तो जब तक राष्ट्रपति इसको साइन ना कर दे तब तक वो कानून नहीं बनता है। तो कहने का मतलब है कि इन द लेजिस्लेचर फॉर्म ऑल्सो द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर इंटरलिंक्ड, ठीक है। ऑर्डिनेंस का भी आप यहां पे जिक्र कर सकते हो। ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 का भी जिक्र यहां पे आप कर सकते हो कि जब लेजिस्लेचर है सो रिसेस में है, जब लोकसभा सेशन में ना हो या फिर राज्यसभा सेशन में ना हो या फिर दोनों हाउस सेशन में ना हो, तो ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। और किसके एडवाइस पे करता है? तो आर्टिकल 74 के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे करता है। तो ये सभी कुछ 4-5 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसका आप जिक्र करके बता दोगे कि पीएम और प्रेसिडेंट के बीच में क्या रिलेशन है संविधान के हिसाब से। अब आते हैं इसका दूसरा पार्ट पे। इसमें 2 पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या कहता है? डिस्कस देयर चेंजिंग रोल इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में जो रिलेशन है उसमें क्या सब बदलाव देखने को मिल रहा है इन द रिसेंट टाइम्स। तो देखो, बदलाव करने की बात अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको यहां पे समझना होगा। अगर आप शुरुआत के दौर की बात करते हो, जैसे कि जिस समय जो है राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, तो अक्सर उस समय जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे सबसे पहले जो प्रधानमंत्री देश के बने, उनके साथ कई सारे ऐसे मुद्दों पर जो है वो अग्री नहीं करते थे। यानी कि राष्ट्रपति का जो है किसी मुद्दे पे जो उनका जो मत होता था वो अलग होता था। तो कहने का मतलब है कि शुरुआत के कुछ ऐसे फेजेस में आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति जो है सो स्वतंत्र तरीके से भी काम कर रहा होता था। लेकिन आज के समय ऐसा क्या हो गया है? आज के समय ऐसा देखने को मिलता है कि जो प्रधानमंत्री है प्लस जो पीएमओ का जो ऑफिस होता है वो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। वो अब सारे डिसीजंस है ना खुद ही लेता है, और राष्ट्रपति अपने विवेक का बहुत ज्यादा यूज नहीं करता है। यानी कि सरकार के हाँ में हाँ मिलाता है, या फिर जो भी डिसीजन सरकार के द्वारा लिया जाता है उसको राष्ट्रपति की तरफ से कोई कुछ क्वेश्चन ये सब नहीं किया जाता है।
तो इसी पर्सपेक्टिव में आपको जो है अपने आंसर्स को यहाँ पे लिखना होगा। आपको यह भी बताना होगा कि किस तरीके से शुरुआत के दौर में जो राष्ट्रपति है वो अपने वीटो पावर्स का यूज कर लेते थे, किसी बिल को उसको अपना एसेंट नहीं देते थे, सहमति नहीं देते थे। लेकिन आज के दौर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आज के दौर में प्रेसिडेंट जो है अपने वीटो पावर्स का भी यूज नहीं करता है। सरकार अगर किसी तरीके से कुछ ऑर्डिनेंस अगर लाना चाहती है, अगर उस ऑर्डिनेंस के माध्यम से कुछ अगर प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो वैसे ऑर्डिनेंसेस को भी पास कर दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। तो कहने का मतलब है कि इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना होगा कि जो प्रधानमंत्री है वो अब थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। और ऐसा क्यों हो गया है? तो ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि अब जो है जैसे कि अभी जो रिसेंट जो 2014 के बाद जो हमारा सरकार जो बदला है, तो सरकार के पास में है सो पूर्ण बहुमत है बेसिकली, यानी कि कोएलिशन गवर्नमेंट अभी नहीं है। जब भी कोएलिशन गवर्नमेंट होता है वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। लेकिन जब किसी सरकार को एब्सोल्यूट मेजोरिटी होता है, पूर्ण बहुमत होता है, तो वो सरकार है सो थोड़ा सा है ना पावरफुल होता है, जो प्रधानमंत्री है वो थोड़ा सा सशक्त हो जाता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इस सवाल का आंसर करना था। सो आई होप आप इसके आंसर्स को जो है लिख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो यहां पे, तो आप देखो कि मेंस का जो टॉपिक्स जो पूछा जा रहा है उसमें क्वेश्चंस में आपको जो है कई तरह के डायमेंशंस आपको लिखने पड़ेंगे, है ना। अगर आप उस टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए हो तो ऐसे क्वेश्चंस को आप एग्जाम में सही तरीके से डील नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये जो क्लास जो आपके लिए जो कॉन्सेप्चुअलाइज किया है, मेंस का जो क्लास हमारे तरफ से जो आ रहा है, इसमें सारे टॉपिक्स को हम लोग है ना बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके का सवाल अगर आपके पास में आता है तो आप उसको जो है सही तरीके से आंसर कर पाओगे। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इंडियन फेडरलिज्म इज फंडामेंटली रूटेड इन टू साइमल्टेनियस परसूट्स ऑफ नेशनहुड एंड एम्ब्रेस ऑफ स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटीज एंड a commitment to the larger Indian political community. Examine critically the nature of Indian model of federalism in the light of the above statement. तो देखो आपके मेंस के लिए जो है जो फेडरलिज्म है ना, जो फेडरलिज्म है जो कि आपका सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है इसके ऊपर में काफी सवाल आपसे पूछा जाता है। सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर में काफी सवाल पूछा जाता है। तो ये जो सवाल है ऐसा पूछा गया है, इसका अगर आप लैंग्वेज देखोगे तो लैंग्वेज थोड़ा सा ट्विस्टेड है, लेकिन अगर आप इसके चीजों को अगर समझने की कोशिश करोगे तो सवाल है सो आसान है। सवाल किस तरीके से आसान है कि देखो जो इंडिया का जो फेडरलिज्म है ये क्या करता है, इसका रूट्स, इसका प्रिंसिपल्स क्या है। तो पहला है कि हमारे देश में यूनिटी को प्रमोट करना और प्लस डाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करना। जैसे कि यूनिटी कैसे, तो कुछ जैसे कि जो नेशनलिज्म बेसिकली आप देखोगे जिसमें एक राष्ट्र का हम लोग बात करते हैं, जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, हमारे देश में जो है एकल नागरिकता की बात की जाती है। आप बिहार से हो सकते हैं, तमिलनाडु से हो सकते हैं, बंगाल से हो सकते हैं, गुजरात से हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन आप देश के जो है सिंगल सिटीजन एक ही नागरिक कहलाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारा जो संघवाद का जो प्रिंसिपल है यह यूनिटी को भी प्रमोट करता है। यानी कि जो पहला परसूट है ये क्या हो गया, कमिटमेंट टू द लार्जर इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी, यानी कि यूनिटी की बात कर रहा है। लेकिन दूसरा क्या है, स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटीज को भी प्रमोट करता है। ये क्या है, तो आप देखोगे कि हमारे देश में जो फेडरलिज्म का जो मॉडल है यह स्टेट्स को भी ऑटोनॉमी देता है। जैसे कि अगर आप आर्टिकल 246 की बात करते हैं, और आर्टिकल 246 के तहत ही जो 7th शेड्यूल की जो बात की जाती है, जिसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, तो हमारा जो संविधान है, हमारा जो फेडरलिज्म का जो मॉडल है वह आपके स्टेट्स को भी ऑटोनॉमी देता है कि स्टेट लिस्ट के ऊपर में है ना कानून बना सके। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो संघवाद का जो मॉडल है, ऐसा नहीं कि हर चीज को है सो सेंटर के पास में भेज दिए, नहीं, स्टेट्स को भी ऑटोनॉमी दिया है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल आपसे है ना पूछा गया है। प्लस सॉरी यहां पे आपसे ये भी डिस्कस करना है कि एग्जामिन क्रिटिकली द नेचर ऑफ इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। अब इंडियन नेचर ऑफ फेडरलिज्म कैसा है, तो नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म है, देयर इज ए
बायस टुवर्ड्स सेंटर, बायस टुवर्ड्स द सेंटर। आपने ये पढ़ा होगा, आपने ये एक गोल्डन स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है कि इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, या फिर देयर इज ए बायस टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। अक्सर ये स्टेटमेंट आप पढ़ते होगे। तो उसी स्टेटमेंट को है जस्टिफाई करना है कि ठीक है, हमारे संविधान में यूनिटी को भी प्रमोट किया जा रहा है, डाइवर्सिटी को भी प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन जो यूनिटी का जो बात है, जहां पे सेंटर के पास में जो पावर्स है, जहां पे यूनिटरी फीचर्स की बात है, इसकी संख्या है सो ज्यादा है। जैसे कि क्या सब, तो सबसे पहला सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन प्लस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। जब आप स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करते हो, आप किसी स्टेट से कुछ भी वैसा, उसका जो स्टेट का जो मत होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है ना। आप आर्टिकल 4, आर्टिकल 3 के तहत जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो स्टेट्स का जो रीऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, उसमें स्टेट्स का कोई भी मत जो है सो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। प्लस अगर आप देखोगे, इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करो, प्रेसिडेंट्स रूल की बात करो, नेशनल इमरजेंसी की बात करो, वैसे केस में क्या होता है, तो हमारा देश है, हमारा जो संविधान है वह एकात्मक हो जाता है, वह यूनिटरी हो जाता है। प्लस है ना, सीएजी की बात करो, इलेक्शन कमीशन की बात करो, ऐसे कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होते हैं जो कि आपके यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कहने का मतलब है कि ये ऐसा सवाल है जिसमें थोड़ा सा फंसाने का तो स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन अगर आप इसके कॉन्टेक्स्ट को समझ जाते हो तो आप इसको है ना अच्छे से आंसर कर ले जाओगे। तो कहने का मतलब है कि पॉलिटी का जो टॉपिक है, जो मेंस का जो टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो सब सिलेबस को हम लोगों ने यहाँ पे सब टॉपिक वाइज जो क्लासिफिकेशन कर रखा है, अगर आप उसको है ना, ये सब टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कवर कर ले जाते हो, टोटल 25 लेक्चर में जो है हमने टारगेट किया है, अगर इन सारे टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कवर कर ले जाते हो तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगा कि आपके एग्जाम में कोई सवाल आपसे छूटेगा पॉलिटी वाले सेक्शन में। और ये क्लासेस जो है काफी कॉम्प्रिहेंसिवली होने वाली है। प्लस जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको जो है ना, ये सारे क्लासेस में अगर आप इसमें जुड़ते हैं, ये जो मेंस का जो बैच है जो कि 7 अक्टूबर से भी स्टार्ट हो रहा है ना, और इसमें जो है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 प्लस एसए का जो पूरा कंबाइंड पैकेज आपको मिलेगा। प्लस इसमें आपको कई सारे प्रिंटेड नोट्स है ना, आपको टॉपिक वाइज है सो मिलेगा। और इसमें फैकल्टीज भी है, हिंदी मीडियम के फैकल्टी है, प्रवीण सर है, मेहता सर है, मनीष सर है, नीरज सर है, वरुण सर है, तिवारी सर है, संजीत सर है। प्लस इंग्लिश मीडियम में देखिए तो वरुण सर है, पूजा मैम है, ये उज्जवल सर मैं खुद हूँ, नीरज सर है, उपाध्याय सर है, कृष्णा सर है, संजीत सर है, प्लस और भी लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको जो है पढ़ाई करवाया जाएगा। हिंदी मीडियम्स के और इंग्लिश मीडियम्स का अलग अलग बैच चलेगा, और आपको जो है ये सारे के सारे मेंस का जो नोटबुक है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति का अलग है, भारत के और बिहार का भूगोल का अलग है, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी का बुक अलग है, प्लस अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी का नोट्स अलग है, साइंस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अलग है, प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसका नोट्स अलग है, ये हिंदी मीडियम का है। प्लस सेम ऐसा ही इंग्लिश मीडियम का भी नोट्स आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि आप इस बैच में जुड़ करके जो है अपने मेंस को अच्छे तरीके से टारगेट कर सकते हो, सारे टॉपिक्स को जो है कॉम्प्रिहेंसिवली रेडी कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आपका जो चांसेस है सिलेक्शन होने का, उस चांसेस को और आप जो है ना बढ़ा सकते हो। सो आज की क्लास में इतना ही। हम लोग जो है फिर से लाइव क्लासेस में जुड़ेंगे, ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ेंगे, ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ेंगे, और मैं आपके लिए पॉलिटी के जो सेशंस है वो रेगुलर लेकर के आता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आप लोग जो है क्लासेस में हमारे साथ जुड़ेंगे, ताकि वहां पर जो है और भी अच्छे तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से हम लोग पढ़ाई कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।